अब आ जाते हैं कंटेक्ट इनहिबिशन में। ये भी इनसेंसिटिविटी और ग्रोथ फैक्टर के नीचे ही आते हैं, ये टॉपिक से है। इसमें इन्होंने दो मैकेनिज्म बताई हुई है, लेकिन पहले हम इसके नॉर्मली पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये हमारे पास नॉर्मल एक एपिथेलियल सेल की लेयर होता है, इनके दरमियान एक प्रोटीन होता है जो कि इन दो सेल्स को, हर दो नाइबरिंग सेल को एक दूसरे के साथ एडहियर रखते हैं, कांटेक्ट में रखते हैं। जिस तरह इन दोनों सेल के दरमियान ये है, इसको बोलते हैं ई कैडहेरिन, ई फॉर एपिथेलियम, कैडहेरिन फॉर एडहेशन, सही है। तो ये इन दोनों जो प्रोटीन्स होते हैं इनके दरमियान एक सिग्नल चलता है कि हाँ ये जो लेयर है ये इंटैक्ट है। ये इन दोनों सेल्स के दरमियान भी होते हैं, इन दोनों की भी आखिरी तक जितना लेयर्स होता है इनके दरमियान में ये क्या होता है, एक सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ स्टॉप रहता है। अब किसी इंजरी की तो किसी भी स्टिमुलस के थ्रू क्या हो गया, ये सेल डैमेज हो गया, ये लेयर डैमेज हो गया, यहाँ से सेल्स उड़ गई, सही है, ये हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंट ग्रोथ सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। किस वजह से, क्योंकि अब यहाँ पर जो ई कैडहेरिन मॉलिक्यूल है और यहाँ पर जो है इनकी दरमियान सिग्नलिंग नहीं हो सकती, ये दोनों एक दूसरे की दरमियान कांटेक्ट में नहीं है। अब ये सिग्नलिंग पाथवे क्या करेगा, प्लोरिपरेशन स्टार्ट करेगा इस सेल की और इस सेल के दरमियान। अब ये सेल डिवाइड होता जाएगा। जब यहाँ पर पहुंच जाएगी, एक दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो जाएंगी, तो ये दो ई कैडहेरिन मॉलिक्यूल इस तरह कांटेक्ट में आ जाएगी और अगेन ये एक दूसरे को सिग्नल दे देंगे, जो जिसकी वजह से जो ग्रोथ सिग्नल होता है वो इनहिबिट हो जाएगा और एक लेयर बन जाएगा। इसको फिर नाम देते हैं कन्फ्लुएंट मोनोलेयर। मोनो मीन्स लेयर ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, सही है। अब ये हो जाता है, लेकिन न्यूप्लेसिया में क्या होता है कि ये जो ई कैडहेरिन मॉलिक्यूल होता है ये सही तरह काम नहीं करता। लेट्स से ये लेयर था, किसी इंजरी की वजह से इससे सेल उड़ गई, अब यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। एक तो इसका शेप नॉर्मल नहीं होगा, सही है। अब यहाँ तक ये पहुंच गया, लेकिन फिर भी दो ई कैडहेरिन मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो सिग्नलिंग है ये पास नहीं होगा, ताकि ग्रोथ पाथवे को क्या करे, इनहिबिट करे। तो ये क्या करते हैं, फर्दर इसके ऊपर लेयर स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर इस तरह डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और एक बड़ा सा ट्यूमर बन जाता है, कैंसर बन जाता है। ये न्यूप्लेसिया में होता है, सही है। तो ये क्या है, अब कन्फ्लुएंट ऑफ मोनोलेयर की जो प्रिंसिपल है वो इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो इसकी फिर मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हैं। दो मैकेनिज्म है, पहले नंबर पर आता है NF2 जीन्स वाले से है, ये भी एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, सही है। ये NF2 जीन जिस प्रोटीन्स की इनकोडिंग करते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोफिब्रोमाइन 2, या इसको सिंपली मर्लिन भी बोलते हैं। ये मर्लिन डिफरेंट सिग्नल्स रिसीव करते हैं, लेकिन एक ही ई कैडहेरिन से भी रिसीव करता है। ये साइटोप्लाज्म में होता है पहले। अब ये जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं इसको ले जाते हैं किस जगह तक, न्यूक्लियस तक। डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवे है, ये न्यूक्लियस तक ये सिग्नल ले आएगा अपने साथ, सही है। न्यूक्लियस में ये बेंड हो जाएगा एक आरएनए बेंडिंग प्रोटीन्स के साथ, जिसको कहते हैं Li28B, सही है। इसके साथ जब ये कांटेक्ट हो जाते हैं इस प्रोटीन्स के साथ, ये प्रोटीन ये क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। ये जो आरएनए बेंडिंग प्रोटीन है ये यहाँ पर एक माइक्रो आरएनए से अटैच हो जाते हैं, जिसको कहते हैं लेट 7। ये माइक्रो आरएनए क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, यहाँ पर ये इनहिबिट हो गया, ये एक्टिवेट हो गया। अब ये माइक्रो आरएनए नॉर्मली क्या करता है, ये ऑन्कोजीन्स की इनकोडिंग ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट करते हैं, माइक की और रास की। और माइक और रास क्या करता है, सेल की ग्रोथ करता है और डिवीजन करता है सिंपली, और फास्ट ग्रोथ और डिवीजन करता है, जिस तरह कैंसर में होता है। तो जब ये माइक्रो आरएनए इनहिबिट हो जाते हैं, आगे ऑन्कोजीन जो होंगे उनके ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट होगा, माइक और रास जीन प्रोटीन्स बनेंगे ही नहीं, और इस तरह सेल की ग्रोथ और डिवीजन भी स्टॉप हो जाएगा। नॉर्मली ये होता है। लेकिन इनमें जब म्यूटेशन होता है, यहाँ पर जो म्यूटेशन होता है वो पहले जो हमने जीन पढ़े थे रास और माइक, वहाँ पर म्यूटेशन में क्या होता था, लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी होता था, सही है। लेकिन यहाँ पर लॉस ऑफ होमोजाइगोसिटी होता है। इसका मतलब क्या है, ये एक जीन है, इसमें दो एलील है, दोनों डोमिनेंट है, सही है। अब इसमें एक एलील म्यूटेशन की वजह से लॉस हो गया, सही है। तो इसमें जब ये म्यूटेटेड बन जाएगा तो इस एक डोमिनेंट है और एक रेसिसिव है, इस कंडीशन में भी ये कैंसर काज करेगा। तो इसको कहते हैं होमोजाइगस लॉस या लॉस ऑफ होमोजाइगोसिटी, सही है। NF2 जीन में ये हो जाते हैं तो फिर जो कंडीशन जो कैंसर डिराइव होता है, डेवलप होता है, उसको कहते हैं न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2। अब जो मैकेनिज्म नंबर 2 है उसको कहते हैं WNT सिग्नलिंग पाथवे। इसमें दो जीन्स है, एक APC जीन है, एक WNT जीन होगा, सही है। अब इसमें क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये जो ई कैडहेरिन मॉलिक्यूल होता है ये क्या करते हैं, एक और मॉलिक्यूल के साथ बेंड करता है, जिसको बोलते हैं बीटा कैटेनिन। ये अब हम पढ़ेंगे कि बीटा कैटेनिन का क्या फंक्शन है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो APC जीन है ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, लेकिन WNT जो है ये ग्रोथ फैक्टर है, ये प्लोरिपरेशन को उल्टा सपोर्ट करता है, सही है।
अब नॉर्मली हम पहले पढ़ते हैं कि बीटा कैटेनिन करता क्या है। ये बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस में एक खास जीन को सिग्नल देते हैं। डीएनए के ऊपर एक खास जीन होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, जिसको कहते हैं TCF। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ माइक जीन और साइक्लिन डी, और ये दोनों जीन किस चीज में इन्वॉल्व थे? सेल की प्लोरिपरेशन में, सही है, और उसके फास्ट प्लोरिपरेशन में। ये 3 सेल्स है, सही है, ये इनके दरमियान क्या है? कैडहेरिन मॉलिक्यूल्स है। ये एक दूसरे को सिग्नल्स देंगे कि हम एक इंटैक्ट है और ग्रोथ नहीं होना चाहिए, सही है। दूसरा, ये यहाँ पर बीटा कैटेनिन के साथ अटैच्ड है। ये बीटा कैटेनिन को इस पाथवे के लिए नहीं छोड़ते, सही है। लेकिन बाज औकात 2 तरह की जीन्स है जिसको ट्विस्ट कहते हैं और स्लग कहते हैं। ये जो होते हैं ना, ये जीन ट्विस्ट और स्लग प्रोटीन्स को इनकोड करती है, और ट्विस्ट और स्लग प्रोटीन जो होते हैं ये खुद ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के सपोर्ट में काम करते हैं। मतलब ये है कि ये दोनों आकर इस कैडहेरिन को सब क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। ये कैडहेरिन बीटा कैटेनिन को छोड़ लेते हैं और बीटा कैटेनिन आगे सेल की प्लोरिपरेशन के पाथवे को इनिशिएट कर देती है, सही है। एक ये बात हो गई, ये आखिर में लिखी गई है, लेकिन पहले मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि अभी हमने ये कैडहेरिन ऑलरेडी पढ़ा है। अब एपीसी जीन जिस प्रोटीन्स की एनकोडिंग करते हैं उसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, सही है। ये डिस्ट्रक्शन किस चीज की करते हैं? बीटा कैटेनिन की। अभी तक WNT हम नहीं पढ़ते। ए वाला जो डायग्राम है इसमें हम एपीसी जीन के बारे में पढ़ते हैं। इस एपीसी जीन ने क्या किया? डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स को बना दिया। इस डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स ने ये बीटा कैटेनिन जो था इसको ले लिया, अब कवर कर लिया और इसको क्या, इसके डिस्ट्रक्शन करे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, इसको क्या किया? डिवाइड किया। अब ये काम का नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि एपीसी डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स जो था इसने डिस्ट्रॉय किया बीटा कैटेनिन को, और बीटा कैटेनिन को इनहिबिट किया ताकि ये आगे ये जो पाथवे है ये कंटिन्यू ना हो। माइक और साइक्लिन डी जो होते हैं ये उनकी ट्रांसक्रिप्शन ना हो और इस तरह सेल की प्लोरिपरेशन ना हो। पहली बात ये हो गई। अब बी नंबर डायग्राम में आ जाते हैं। मेरे डायग्राम में मैंने यहाँ पर बहुत जल्दी में ड्रा किया, सॉरी फॉर दैट। ये जो WNT ग्रोथ फैक्टर्स है ये आ जाता है एक रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं, 7 लूप रिसेप्टर, जिसको कहते हैं WNT रिसेप्टर। ये WNT जो होते हैं खुद एक सॉल्युबल प्रोटीन है, सही है। इसका जो इनर पार्ट होता है WNT रिसेप्टर्स की, ये आगे सिग्नल दे देते हैं। ये सिग्नल क्या कर देता है? ये सिग्नल आगे देते हैं इस बीटा कैटेनिन को, और इस बीटा कैटेनिन में ऐसे मॉडिफिकेशन लाते हैं कि ये जो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होता है ये इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और दूसरा, ये सिग्नल दे देते हैं इस डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स को ताकि ये इनहिबिट हो जाए। मतलब ये है कि ये जो 3 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ये एक दूसरे के साथ जोड़कर एपीसी को ग्रेप में ना ले, सही है। इसी तरह इसको इनहिबिट करते हैं और आगे ये पाथवे कंटिन्यू हो जाते हैं और प्लोरिपरेशन होते हैं, सही है। अब तीसरे नंबर में आते हैं। तीसरे नंबर में क्या होता है कि 2 तरह की मॉडिफिकेशन होती है। एक बीटा कैटेनिन में मॉडिफिकेशन होता है और दूसरा जो एपीसी जीन होते हैं वो म्यूटेटेड हो जाते हैं। वो अपना उसकी प्रोटीन्स नॉर्मली पैदा नहीं होते अगर यहाँ पर WNT इन्वॉल्व ही नहीं होता। फिर ये जो बीटा कैटेनिन है अगर ये साइटोप्लाज्म में है, सही है, फिर ये जाएगा उस TCF पर, सही है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और इस तरह ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट करेगा माइक और साइक्लिन डी प्रोटीन्स की, और ये जाकर क्या करेगा? सेल की प्लोरिपरेशन को स्टार्ट कर देगा, सही है। तो ये एक किस्म की ट्यूमर की कंडीशन में चले जाएंगे। अब बात यह कि एपीसी जीन में क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। फिर क्या होगा? हमारा जो कोलोन होता है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, वहां पर बहुत सारे पोलिप्स बन जाते हैं और इसकी कैविटी में इस तरह हैंग कर जाते हैं, सही है। इस तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको कहते हैं एडेनोमेटस पोलिफोसिस कोलाई, से है। क्यों? क्योंकि एक तो इनके अंदर क्या होते हैं? पोलिप होते हैं, तो एडेनोमेटस इसलिए कहते हैं। और ये एडेनोमेटस स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा था, सही है, न्यूक्लियस के स्टार्ट में। ये ऑलमोस्ट 70% में इसकी म्यूटेशन होती है जिसको लॉस ऑफ एपीसी कहते हैं। ये स्पोरेटिक कोलोन कैंसर होते हैं। हमारा जो कोलोन है उनमें जो एक्वायर्ड कैंसर होते हैं, स्पोरेटिक मीन्स एक्वायर्ड, वो उनमें भी लॉस ऑफ एपीसी जीन जो होते हैं इन्वॉल्व होता है। अब बुक के डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करते हैं, रिवाइज हो जाएगा और साथ समरी भी पढ़ेंगे, सही है। पहले हमने पढ़ा क्या कि जो बीटा कैटेनिन होते हैं ये आ जाते हैं न्यूक्लियस में डीएनए के एक खास साइट पर जिसको TCF कहते हैं। TCF एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, सही है। इसके साथ अटैच होकर इसको एक्टिवेट करते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आगे एनकोड करते हैं माइक जीन के और साइक्लिन जीन के, जो कि प्लोरिपरेशन ऑफ द सेल करते हैं, सही है। नॉर्मली क्या होता है, जो एपीसी जीन होते हैं वो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जो कि बीटा कैटेनिन को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इस तरह TCF फैक्टर को की एक्टिवेशन के लिए सिग्नल नहीं आता न्यूक्लियस में, सही है। दूसरी बात, ये कैडेरिन क्या करते हैं? ये इस बीटा कैटेनिन को अपने साथ रखते हैं और इसको फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ माइक एंड साइक्लिन डी के लिए नहीं छोड़ते, सही है। यानी कि TCF फैक्टर की एक्टिवेशन नहीं होती। 2 तरह की ट्विस्ट और जो स्लग थे, सही है, वो जब आ जाते हैं ये क्या करते हैं? ई कैडहेरिन को इनहिबिट करते हैं, फिर ये फ्री रहेगा और इस तरह ये ट्रांसक्रिप्शन होंगे इन केस ऑफ न्यूक्लियस।
WNT क्या था, ये एक सॉल्युबल मॉलिक्यूल था। जब ये आ जाते हैं अपने WNT रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये एक सिग्नलिंग पाथवे देते हैं कि ये APC की जो प्रोडक्ट होते हैं डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स उसको इनहिबिट करते हैं और बीटा कैटेनिन फ्री हो जाते हैं और ये न्यूक्लियस में जाकर ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर देते हैं और इस तरह प्लोरिफरेशन होता है। जब ट्यूमर सेल विद म्यूटेटेड APC, अगर APC जीन म्यूटेटेड है तो फिर इसका जो प्रोटीन्स बनेंगे वो काबिल नहीं होंगे कि वो बीटा कैटेनिन को ग्रेब में ले ले और इस तरह बीटा कैटेनिन फ्री रहेगा और वो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करेगा और इस तरह सेल की प्लोरिफरेशन स्टार्ट करेगा। सही है, ये तीनों बातें हो गई। अब आ जाते हैं इसकी समरी पर। समरी में क्या कहते हैं कि बीटा कैटेनिन क्या करते हैं, ये प्लोरिफरेशन ऑफ द सेल को इनहिबिट करते हैं। किस तरह कि ये एक एक्टिवेट करते हैं साइक्लिन डी इनहिबिटर्स को, सही है, जो कि क्या करते हैं ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। और दूसरा जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं या ऑन्कोजीन्स होते हैं माइक जीन और साइक्लिन, उनके ट्रांसक्रिप्शन को भी इनहिबिट कर देते हैं इन दोनों तरीकों से। दूसरा जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है ना, वो ट्यूमर में क्या हो जाते हैं, वो म्यूटेटेड हो जाते हैं जिसमें डिफरेंट कोलोन, स्टमक और एंडोमेट्रियम की कैंसर हो जाती है। सही है, इसके अलावा म्यूटेशन ऑफ द स्मेड जीन, सही है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था वहां पर NF2 के उसमें NF2 की मैकेनिज्म टाइप 1, उस वजह से क्या होगा, कौन सा कैंसर होगा, पेनक्रियास की। सही है, इसके अलावा कैडेरिन मॉलिक्यूल जो था वो क्या करता है, कंटेक्ट इनहिबिशन को मेंटेन रखता था जिसकी वजह से सेल नॉर्मली जो होता था प्लोरिफरेट करता था, लेकिन एब्नॉर्मल कंडीशन में ये प्लोरिफरेट नहीं करता था। मैलिग्नेंट ट्यूमर की कंडीशन में क्या हो जाता है कि ये जो कैडेरिन का फंक्शन होता है ये लॉस हो जाता है जिसकी वजह से कंटेक्ट इनहिबिशन लॉस हो जाता है और सेल खुद ब खुद ही एक्टिवेट होते हैं बगैर किसी रिक्वायरमेंट की, बगैर किसी जरूरत की। APC जीन क्या करता था, ये प्लोरिफरेशन के खिलाफ सिग्नल भेजती थी जिसको एंटी प्लोरिफरेटिव सिग्नल्स भेजती थी, एंटी प्लोरिफरेटिव सिग्नल्स कहते हैं। ये जाकर क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन प्रोटीन्स को बना देती है और जो वो बीटा कैटेनिन को डिस्ट्रॉय कर देती है। जब बीटा कैटेनिन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो न्यूक्लियस में TCF फैक्टर्स को एक्टिवेट नहीं कर सकता था और इस तरह ग्रोथ प्रोमोटिंग जीन्स जो थे माइक जीन और साइक्लिन जीन, उनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता था। सही है, अब फेमिलियल एडेनोमेटस पॉलिपोसिस सिंड्रोम जो था वो जर्म लाइन से इनहेरिट होता है, ये वहां पर नहीं था, ये यहाँ पर लिखे गए से हैं, यानी कि ये जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वहां से एक कॉपी म्यूटेटेड आती है और स्पोरेडिक लॉस में भी होता है, यानी कि दोनों एलील जो होते हैं वो हमारे ड्यूरिंग लाइफ टाइम म्यूटेट हो जाते हैं बाय 2 हिट हाइपोथेसिस, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो स्पोरेडिक जो होता है वो यंग एज में होता है और फेमिलियल जो होता है वो ओल्ड एज में होता है। सही है, इसके अलावा जो हमारा 70% ऑफ स्पोरेडिक कोलोन कैंसर होते हैं उसमें कौन सा क्या इन्वॉल्व होते हैं, APC जीन की म्यूटेशन इन्वॉल्व होती है। अल्लाह हाफिज।